नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 6 को लेकर। द एस्ट्रोलॉजी शो में इस प्रोग्राम में मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, ज्योतिषी उपाय से संबंधित हो सकते हैं, या फिर वो प्रश्न आपकी जन्म कुंडली की किसी प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मन में जो भी क्यूरियोसिटीज हैं या जो भी प्रश्न एस्ट्रोलॉजी से संबंधित या मेनली हमारी ऑकल्ट साइंस से संबंधित हैं, तो आप उन प्रश्नों को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, इसके बाद उस एपिसोड में मैं आप सभी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में जो पहला प्रश्न है ये कृष्णा लोध जी का है। तो कृष्णा लोध जी ने कहा है, नमस्कार सर, अगर मेष लग्न में 11th हाउस में सन एंड मून प्लेस्ड हो और मून अस्त हो तो क्या मोती और रूबी धारण किया जा सकता है? देखिए, सूर्य और चंद्रमा की युति जब भी बनती है तो ये अमावस्या के करीब का जन्म होता है, और अगर बहुत ही करीबी डिग्री पर हो तो ये अमावस्या के दिन का जन्म माना जाता है। अब ज्योतिष शास्त्र के जानकारों की माने तो उनका कहना है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा भले ही उच्च राशि में क्यों ना बैठा हो, परंतु वो पक्ष बल से अगर कमजोर है तो उस चंद्रमा को कमजोर ही माना जाएगा। पक्ष बल से कमजोर अर्थात सूर्य के करीब चंद्रमा, यानी कि अमावस्या के करीब का चंद्रमा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, उसको पापक ग्रह ही माना जाएगा और वो शुभ फल प्रदाता नहीं होता। तो अब जिस तरह की स्थिति आप बता रहे हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं सूर्य के एकदम करीब, अर्थात कि वो पापक ग्रह बने हुए हैं। अब जब पापक ग्रह बने हुए चंद्रमा का हम जेमस्टोन पहनेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेगा। अब कुंडली जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो मेष लग्न की है, उसके 11वें भाव में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं। तो मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचमेश होते हैं, लग्नेश के मित्र होते हैं, तो फलस्वरूप ये कारक ग्रहों में से एक हुए। तो आप मोती तो धारण नहीं कर सकते, लेकिन अगर शनि की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है, क्योंकि 11वें भाव में शनि की राशि आती है, तो शनि की स्थिति को देखिए, नवमांश कुंडली में जाकर के अपने सूर्य की स्थिति को देखिए, और चलित चक्र में भी देखिए कि सूर्य कहाँ का फल दे रहे हैं। अगर सूर्य अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं, साथ ही साथ शनि की स्थिति उनसे तात्कालिक मित्रता वाली बनती है, तो आप बिल्कुल अंश बल इत्यादि को देखते हुए सूर्य का रत्न जो है माणिक्य वो धारण कर सकते हैं। रूबी आपने लिखा है तो वो आप धारण कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा के रत्न आप मोती की तरफ ना जाएं। अगला प्रश्न भी इन्हीं का है कि अगर सिंह लग्न में 4th हाउस में शनि और मंगल प्लेस्ड हो और दोनों रेट्रोगेड हो तो क्या रिजल्ट होगा? देखिए, सिंह लग्न की जन्म कुंडली में मंगल योग कारक ग्रहों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण के संयुक्त स्वामी हैं। और सिंह लग्न की कुंडली में अगर हम शनि की स्थिति को देखते हैं तो शनि मार्केश बनते हैं, क्योंकि वो षष्ठेश और सप्तमेश के संयुक्त, षष्ठ भाव और सप्तम भाव के संयुक्त स्वामी होने के चलते वो षष्ठेश और सप्तमेश बनते हैं, जिस वजह से लग्नेश के अति शत्रु हैं उनको मारक ग्रह के रूप में सिंह लग्न की कुंडली में जाना जाता है। अब ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि सूर्य, मंगल और शनि और मंगल की अगर युति बन जाए या इनका दृष्टि संबंध बन जाए, तो जिस भी भाव में इन दो ग्रहों की युति बनती है उस भाव से संबंधित रिश्ते में परेशानी और उस भाव से संबंधित जो शरीर का अंग होता है उसमें दिक्कत होती है, या उसका कटना, पिटना, जलना, उस अंग से संबंधित ऑपरेशन होने की संभावनाएं बनती हैं। तो चतुर्थ भाव में मंगल स्वराशि के होकर के बैठे हुए हैं, रोचक नामक महापुरुष योग लगा करके सिंह लग्न की कुंडली में, तो ये तो बहुत अच्छा होगा। और रोचक योग के जितने भी फल हैं वो जातक को प्राप्त होंगे अगर मंगल के पास में बल है, परंतु शनि मंगल की युति ये हृदय जन्य रोग, हृदय से संबंधित परेशानियां, कफ इत्यादि की शिकायत और शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, तो जातक के प्रत्येक कार्यों में ये विलंब उत्पन्न करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेगा। फिर भी चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हैं तो वो उस भाव की सुरक्षा करने की पूरी कोशिश करेंगे अगर वो बलवान है तो। और दोनों का रेट्रोगेड है तो दोनों ही रेट्रोगेड होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शनि का वक्री होना अच्छा माना जाता है और मंगल कारक होकर के वक्री हुए तो ठीक है, तो रेट्रोगेड का यहाँ ज्यादा विचार नहीं। परंतु इन दोनों ग्रहों की युति चतुर्थ भाव में ये माता के स्वास्थ्य में परेशानी, मित्रों के साथ धोखा या मित्रों को लेकर के धोखा या मित्रों की वजह से धोखा या मित्रों से धोखे मिलने को प्रदर्शित करता है। तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज अगर हम देखते हैं तो परेशानी का कारण तो ये युति बनेगी। आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा है ये आदित्य सुरवासे का है। ये बहुत बड़ा सवाल इन्होंने लिखा हुआ है कि कर्क लग्न में मंगल सूर्य लग्न में है, कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य और मंगल लग्न में है, ठीक है, और मंगल 28 अंश के हैं, सूर्य 12 अंश के हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली में लग्नगत मंगल 28 अंश पर परम नीच अवस्था में बैठे हैं।
सूर्य 12 डिग्री पर है, शुक्र 11वें स्वराशि के 28 अंश पर है, ठीक है। गुरु और बुध युति दूसरे भाव में है, गुरु 24 अंश और बुध 9 अंश के, चंद्रमा छठे भाव में है, 3 अंश के शनि, 7 राहु 9 पे दृष्टि है तथा नवमांश में चंद्रमा उच्च 10th भाव में है। शनि के साथ गुरु की 7वीं दृष्टि से दृष्ट है और सूर्य नीच है नवमांश में आपके, ठीक है। और बुध स्वराशि का है, मंगल मीन राशि का है, स्ट्रगल बहुत है, उपाय बताएं, और शुक्र में शनि चल रहा है। अब कर्क लगन की जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह कौन सा होता है? मंगल होता है, वो लग्न में जाकर के परम नीच अवस्था में बैठा, और नवमांश कुंडली में सूर्य का नीच राशि में बैठ जाना कहीं ना कहीं परेशानी का कारण तो बनेगा ही बनेगा। अब आपकी जन्म कुंडली को देखा जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा परेशानी जो आ रही है वो चंद्रमा, सूर्य और मंगल के चलते ही आ रही है। तो सूर्य की आराधना करिए, सूर्य भगवान को नित्य जल दीजिए, सुबह जल्दी उठा करिए, साथ ही साथ पिता का सम्मान करिए और अपनी माता का भी सम्मान करिए ताकि चंद्रमा ठीक हो जाए। उससे शिव जी की अत्यधिक आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, तो इनसे आपके ग्रह ठीक होंगे। इतने बड़े प्रश्न की यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। तो ये सबसे बड़ा कारण है, और अभी ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है क्योंकि शुक्र की महादशा में शनि का अंतर है। मैंने बताया था कि शुक्र जो है वो सुख के कारक है और शनि जो है वो दुख के कारक है। तो सुख कारक की महादशा में दुख कारक की अंतरदशा आ जाए या दुख कारक की महादशा में सुख कारक की अंतरदशा आ जाए तो ये जातक के जीवन काल में परेशानियों का कारण बनता है। तो यही है, तो आपके इष्ट देवता हनुमान जी ही बनते हैं, तो हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करिए, वो आपके लिए ज्यादा उचित है। अगला प्रश्न है उदय जी का। इन्होंने पूछा है, सर मेरी तुला लग्न की कुंडली है और शनि रेट्रोगेड है प्लस राहु 4th हाउस में मकर राशि में है। तो इनका कहना है कि तुला लग्न की कुंडली के 4th भाव में शनि राहु की युति है और 10th हाउस में मून और केतु है कर्क राशि में, ठीक है। मुझे ये बताइए कि शनि और राहु दोनों फ्रेंड है और शनि के हाउस में है, तो क्या यहाँ भी शनि और राहु का बैड इफेक्ट पड़ेगा या कुछ अच्छा भी हो सकता है? क्योंकि केंद्र में भी है और शनि D9 में राशि वर्गोत्तमी है और षडबल में भी सबसे बलवान है। ये कंफ्यूजन क्लियर करें। दोनों ही बातें यहाँ पर होंगी। तुला लग्न की कुंडली में शनि का 4th भाव में जाकर के बैठ जाना शश नामक महापुरुष योग होगा और जातक को उसके जीवन काल में प्रत्येक सुख सुविधाओं को ये शश नामक महापुरुष योग प्रदान करेगा, परंतु इसकी गति जो होगी वो बहुत धीमी होगी। नवमांश कुंडली में भी शनि का मकर राशि में होना बहुत अच्छी बात है। आपकी तुला लग्न की कुंडली में शनि वर्गोत्तमी होकर के षडबल में सबसे बली ग्रह बने हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि चतुर्थेश और पंचमेश के संयुक्त स्वामी शनि योग कारक ग्रहों में से एक सबसे बलवान आपकी कुंडली में हो गए हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपकी जो भी चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगी, बस उसकी गति जो है वो धीमी होगी, क्योंकि शनि की वजह से प्राप्ति जो होती है वो विलंबित होती है उनके स्वभाव के अनुसार। अब जो आपने प्रश्न किया है, दूसरी चीज, दशम स्थान में चंद्रमा और केतु की युति बनी है। चंद्रमा यहाँ पर स्वराशि के हैं और केतु उसके साथ बैठ करके चंद्रमा के बल को 5 गुना अधिक करेंगे। अब चंद्रमा पर राहु और शनि की दृष्टि का पड़ना, बहुत अधिक बलवान चंद्रमा पर राहु और शनि की दृष्टि पड़ेगी, फलस्वरूप ऐसा जातक मानसिक रूप से भयंकरतम अशांत होगा और कार्यक्षेत्र में भी कार्यक्षेत्र की वजह से मानसिक अशांति होगी। साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी आपको देखने में मिल जाएगी। ये चंद्रमा के चलते हो रहा है। अत्यधिक बलवान होना भी अच्छा है, लेकिन चंद्रमा बहुत ज्यादा मन का कारक जब बहुत ज्यादा बली हो जाए तो व्यक्ति की कल्पनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर ये चंद्रमा पापक ग्रह बने हुए होंगे यानी कि पक्ष बल से कमजोर होंगे तो अज्ञात भय की स्थिति को भी ये जन्म दे देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि तो ऑलरेडी लग्न पर जा ही रही है। और आपका जो तीसरा सवाल है कि शनि और राहु की युति, ये दोनों मित्र हैं, शनि के घर में बैठे हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि शनि राहु की जब भी युति बन जाती है तो इसको श्रापित योग के नाम से जाना जाता है। अब होता क्या है, भले ही राहु और शनि एक दूसरे के मित्र हैं, लेकिन राहु छाया ग्रह है, जिसके घर में बैठते हैं उसके समान ये अपना फल देने वाले बन जाते हैं और जिसके साथ बैठते हैं उसके जैसा रूप बना लेते हैं। तो राहु ऑलरेडी सबसे ज्यादा पापक ग्रह है और शनि जैसे पापक ग्रह के साथ जब बैठ जाएंगे तो वो खुद में उनका स्वभाव पापक था और उन्होंने पापक ग्रह का ही जो स्वभाव और प्रभाव है उसको ग्रहण कर लिया। तो वो शनि राहु की युति जब ये दोनों पापक ग्रह हो जाएंगे तो व्यक्ति के जीवन काल में पाप प्रभाव अधिक पड़ने लगेगा, इसलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन शनि का जो अपना पोजीशन का जो प्लेसमेंट जो उसकी है, उसका जो फल है वो मैंने आपको बताया, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। और एक प्रश्न और है, ये बीना शर्मा जी का है, इन्होंने किया है, नमस्कार सर, लग्न मेष है, स्त्री की कुंडली है, ठीक है, सप्तम भाव में वक्री गुरु बैठे हैं स्वाति नक्षत्र में 18 अंश पर और प्रथम भाव में शुक्र बैठे हैं भरणी नक्षत्र में 15 अंश पर, ठीक है। शादी के लिए कैसा जीवन साथी मिलता है? देखिए, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम पति जाकर के लग्न में बैठे हैं तो पसंद का जीवन साथी मिलने को प्रदर्शित करता है। लेकिन स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव में गुरु का होना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि गुरु पति के कारक है और सप्तम भाव पति का भाव है स्त्री की कुंडली में। अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में किसी पापक ग्रह की दृष्टि, शनि राहु की दृष्टि पड़ रही है तो ये कहीं ना कहीं
दाम्पत्य जीवन में परेशानियों को तो प्रदर्शित करता है। पति का स्वभाव जो है वो उग्र होगा, लेकिन फिर भी आप मेष लग्न के हैं तो सप्तम भाव में तुला राशि और वहां गुरु बैठे हैं तो मिलनसार भी आप कह सकते हो और चीजों को बैलेंस करके चलने वाले हो सकते हैं। लेकिन वो गुरु बैठे स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति को बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिस कुंडली की हम चर्चा कर रहे हैं वो मेष लग्न की है। तो अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, वैसे भी नहीं हुआ होगा क्योंकि आपने पूछा है कि कैसा जीवन साथी मिलता है, तो सबसे पहली चीज तो कैसा जीवन साथी मिले वो एक सेकंड प्रायोरिटी है। सबसे पहले जब भी आपकी शादी हो, भले ही 2-3 साल लेट हो जाए, लेकिन आपकी शादी कुंडली मिला करके होनी चाहिए। बिना कुंडली मिलाए अगर आपका विवाह होता है तो चलने में दिक्कत जाएगी, क्योंकि आपका स्वभाव भी जो है वो उग्र है, वो मैं देख चुका हूँ। दूसरी चीज ये है कि कैसा जीवन साथी मिलता है, तो सप्तम पति जाकर के अगर लग्न में बैठे हो तो ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि एक ऐसा जीवन साथी जो आपकी जान पहचान वाला हो या आपके घर के करीबी का हो, ये देखने में आता है। हालांकि सप्तमेश शुक्र है, नवमांश को भी देखना होगा, लेकिन सप्तम भाव में शुक्र की राशि और वहां पर गुरु बैठे हैं तो नॉलेजेबल, फन लविंग भी कह सकते हो आप, दिमाग से तेज आपको पार्टनर देखने में मिल जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही आप सभी ने प्रश्न किए थे और इतने ही प्रश्नों का जवाब लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के सवालों के जवाब मैंने दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आप भी ये कार्यक्रम देखते हैं और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा जो भी प्रोग्राम्स अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही साथ अगर आप भी इसी तरह से अपने मन के जो प्रश्न है एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, ऑकल्ट साइंस से संबंधित, उपायों से संबंधित, तो वो आप पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को दे दीजिए। जैसे ही इस कार्यक्रम का नेक्स्ट एपिसोड आता है उसमें मैं आप सभी के सवालों के जवाब को लेकर के उपस्थित रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।